बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ज़बरदस्त चाल है या फिर हुकूमत की तरफ से एक हमाकत की गई है? देखिए, हमले कैसे करने हैं, कब आगाज़ करना है, कब इख्तिताम करना है, उस दौरान क्या करना है, गालिबन ये मियाँ साहब की मुशावरत से हो रहा था। ऐसे दावे भी किए गए कि मियाँ साहब यहीं पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, PM हाउस और में। कोई सिचुएशन रूम बना हुआ था और वहाँ पर शायद वो गाइडलाइन फराहम कर रहे थे। सही। तो फिर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात होनी चाहिए थी ना। जी। मुलाकात तो किसी और से हुई। मुलाकात का मतलब ये है कि अमेरिका के लिए ये मैटर नहीं करता कि हमारे वाला जमहूरी निज़ाम यहाँ पर है या नहीं, और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जब भी हमने बात की, हमने बताया कि भाई वो तो अब्दुल फत्ताह अल सीसी को कहता है कि ही इज़ माई फेवरेट डिक्टेटर, वो विक्टर ऑर्बन को कहता है कि ही इज़ माई ट्विन ब्रदर, वो जायर बोल्सोनारो को कहता है कि माई ट्विन ब्रदर, वो मोहम्मद बिन सलमान के साथ बिज़नेस के ऊपर अपनी वेल्थ को बोस्ट अबाउट करता है, वो इमरान खान के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता रहा, तैयब अर्दवान के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन था, किम जोंग उन के साथ उसका कैसा इंटरेक्शन था। तो एक अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी है डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो बड़ा ढका छुपा रखा ही नहीं ना, बड़ा वाजे कर दिया। ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ से वाइट हाउस में ज़ोराने के ऊपर मुलाकात हुई, बल्कि इस मुलाकात के बाद जब ये बहस पाकिस्तान में शुरू हुई कि इससे तो सिविल हुकूमत जो है वो अंडरमाइन हो गई है, तो साथ ही मार्को रूबियो का फ़ोन कॉल आया जी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को। कि इसाक डार को आना चाहिए था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को आया। पहले भी वो वज़ीर-ए-आज़म से डायरेक्ट बात कर रहे थे। हम इसके ऊपर बड़े तबसरे कर चुके हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा फरमाइश की गई थी कि ये इसाक डार से नहीं, ये डायरेक्ट लाइन मेरे साथ होनी चाहिए। हाँ, तो आप देखें शहबाज शरीफ साहब का तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ का मामला मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ तो किसी भी पाकिस्तान में मौजूद सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन से भी 1-on-1 मुलाकात करते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को आप मार्को रूबियो जब कॉल करेंगे तो आप ये जहन में रखें कि उनके लिए बड़े ऑनर की बात है, एजाज़ की बात है कि उनको कॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उन ऑप्टिक्स के साथ जिसमें 1-on-1 मीटिंग्स होती हैं, वो तो डिप्टी हाई कमिश्नर्स को बुलाकर मुलाकात करते हैं, झंडे लगाकर मुलाकातें होती हैं, नोट्स टेक कर बैठे होते हैं, एम्बेसी की तकरीब में खुद चले गए। हाँ, तो वो शहबाज शरीफ साहब का मामला और है। एक तो ये देखें, ये बड़ा डिटरमिन हो गया कि अमेरिका ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में अलल ऐलान इस बात का जो है वो अफर्म कर रहा है उस बात को कि पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ और महवर और कौन शख्स है जो पाकिस्तान में डिसीजन मेकर है। एक तो ये वाज़े हो रहा है। दूसरा इसमें क्या वाज़े हो रहा है? दूसरा इसमें ये वाज़े हो रहा है कि दे आर नॉट बॉदर्ड कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कैसे हुए, कैसे नहीं हुए, पाकिस्तान में जमहूरियत है भी या ये अथॉरिटेरियन स्टेट है, या ये हाइब्रिड मॉडल है, या ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है। दे नो कि आपने किसके साथ डील करना है और वो उसके साथ डील कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अब उसमें तीसरा फैक्टर ये है कि जो यहाँ पर जो बहस सियासी ड्राइंग रूम्स में चल रही है कि भाई दुनिया भर में बहुत सारे मॉडल्स हैं, सक्सेसफुल होते हैं। चाइना ने क्या मगरबी जमहूरी निज़ाम के तहत 70 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है, उनका एक अपना तरीक़ाकार है। तो हो सकता है कि आपके यहाँ इस नए तरीक़ाकार को फॉर्मलाइज़ कर दिया जाए। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, गवर्नमेंट्स आफ्टर गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत या इमरान खान से जब इमरान खान कैद में नहीं गए थे, बहुत सारे लोगों ने जब ये सवालात करते हैं कि फ़लाँ चीज़, तो वो बड़ा खुल के बताते थे कि ये हमने नहीं किया था, ये उस वक्त के आर्मी चीफ ने किया था, ये हमने नहीं किया था, ये उस वक्त के DGISI ने किया था। तो कहीं ना कहीं एक हाइब्रिड मॉडल तो मौजूद था। असल बात तो ये है कि अब जो जिस सूरत में, जिस शक्ल में वो सामने आया है, ये एक बिल्कुल ही एक नई चीज़ है। बिल्कुल सही। कि जिसमें वज़ीर-ए-आज़म जो है वो ये चाहता है कि मैंने एक पुल बनाने का भी क्रेडिट खुद नहीं लेना जी, उसका सेहरा भी किसी के सर जो है वो होगा। और फ्रैंकली इन्होंने ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ ने इसको ऑन ग्राउंड साबित भी किया है। तो एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो गिरफ्त है वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक जिनकी पहले थी, उनकी ग्रिप इस तमाम एपिसोड में मजबूत हुई है। ये है वो लुब्बे लुबाब, ये ख्वाहिश नहीं है, ये वो है जो इस वक्त डिस्कशन जो है वो चल रही है शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में। अब आप आ जाएँ इस बात के ऊपर कि पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है कि ये भी एक जेन्युइन आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान ने बड़ी हमाकत की कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामज़द कर दिया। हुकूमतें कर सकती हैं,
माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। पार्लियामेंटेरियंस, ऑफिशियल पोजीशन पर मौजूद लोग वो करते रहे हैं, मिलते रहे हैं उनकी नॉमिनेशंस के ऊपर, नहीं भी मिलते रहे, रिजेक्ट भी होते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुद बड़ा तबसरा कर दिया इसके ऊपर तो मुझे 4-5 मरतबा मिलना चाहिए था, मैंने इतने काम किए। अब इसके हमाकत ज़रूर हो सकती है। हमाकत इस सूरत में हो सकती है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान नॉमिनेट करता है डोनाल्ड ट्रंप को अमन इनाम के लिए, मौजूदा सूरत हाल 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स डाउन द लाइन वो दोबारा से उनकी जफ्फियाँ पपियाँ शुरू हो जाती हैं नरेंद्र मोदी के साथ। वो हाउडी मोदी के इवेंट आपको याद हैं जी, जो हुए थे, वो जब दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, जो मैसेकर हुआ था, जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को होस्ट कर रहा था नरेंद्र मोदी। क्या उस वक्त उसके ऊपर कोई एतराज़ या कोई सवाल उठाया था नरेंद्र मोदी ने? उनके लिए भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, उनके लिए भारत एक बड़ी मार्केट है, उनके लिए भारत चाइना के अगेंस्ट उनका पिट्ठू है। तो वो कभी भी जो है वो रप्रोशमा हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही कि दोबारा से जो है वो मामलात उसी तरीके से गाड़ी छन रही हो। तो इस सूरत हाल में हो सकता है कि 3-4 मंथ्स डाउन द लाइन आपको लगे कि यार आपने गलत बंदे को नॉमिनेट कर दिया, वो तो दोबारा से वहीं पर अभी तो नरेंद्र मोदी की बैशिंग हो रही थी। अब जाहिर है कि ये आर्गूमेंट भी है कि पाकिस्तान ने उसको अमन इनाम के लिए नामज़द कर दिया, और अभी 1 हफ़्ते के बाद, 1.5 हफ़्ते के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी तमाम तर मिलिट्री माइट के साथ हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क जिसके साथ हमारा बॉर्डर मिलता है उसके ऊपर हमलावर हो जाता है, तो फिर हमारी जो अमन इनाम के लिए, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजदगी है, वो कहाँ स्टैंड कर रही होगी? जाहिर है कि ये सवाल भी मौजूद है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अहम काना इक़दाम है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप इसका दूसरा आर्गूमेंट देखें कि आपने यानी मुझे मालूम है कि करामत मुग़ल साहब एक शरारती बच्चे हैं, और मुझे पता है कि करामत मुग़ल साहब जो है वो ये प्लान बना कर बैठे हैं कि इनके जहन में कोई बहुत शदीद किस्म की शरारत आई हुई है, और आपका इरादा है कि आपने इसके बाद एक ऐसी शरारत करनी है कि आग लगा दें आप। लेकिन मैं अचानक से ऐलान करता हूँ कि भाई करामत मुग़ल साहब जो हैं वो तो सबसे शरीफ, सबसे यानी कि जिसकी शख्सियत में ठहराव है, पता नहीं कैसे कह दिया। तो करामत मुग़ल साहब जो हैं क्या ये कर सकते हैं अफोर्ड कि जैसे ही मैं उनको पूरे अपनी ऑडियंस के सामने वीडियो में ये करार दूं कि करामत मुग़ल साहब एक बहुत सुलझे हुए, बड़े नफीस, बड़े शगुफ्ता, अच्छा लग रहा है मुझे इंसान हैं, और उसके बाद आप वो शरारत कर लें? कुछ तो आपके दिल में ख्याल आएगा ना कि अभी मेरी इतनी तारीफ़ हुई है तो मैं ऐसा ना करूं। तो ये भी एक राय मौजूद है कि शायद ये करने से, ये सियासी चाल चलने से, नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट होने ने डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर किया हो कि भाई अगर मैं इस जंग में इस तरीके से, नंगे तरीके से खुल के सामने आता हूँ, छलांग लगाता हूँ, तो उस सूरत में मेरा जो इस वक्त एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट होने की वजह से कैंपेन इलेक्शन में ये की है वो बात। देखिए प्रैक्टिकली तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई जंग शुरू नहीं की ना, उसने तो जंग समेटने की बात की है। जो अफ़गानिस्तान से इनखला है उसके लिए सबसे कलीदी काम तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। फिर उसके बाद यूक्रेन वाले मामले पर जो उसकी पोस्चरिंग है जंग के हवाले से कि उसने ज़ेलेंस्की को, ये एक आर्गूमेंट अलहदा है कि नहीं जनाब, अंदरूने खाना CIA और MI6 ने मिलकर ये यूक्रेन का तो तपड़ ही नहीं था, ये जो रशिया में अटैक हुआ है इसका मास्टरमाइंड तो CIA और MI6 थे। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट जो पॉलिटिकल उसमें साइड को लीड करता है डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो उस जंग को ख़त्म करने के लिए जिस तरीके से बिठाकर ज़ेलेंस्की को बेइज्जत किया है वाइट हाउस में, वो सबके सामने है। वो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो शायद रूस के साथ जिस तरीके की कम्युनिकेशन कर रहा है, वो नहीं चाहता कि ये जंग जो है यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी रहे। उसने सर से हाथ हटा लिया, उसने यूरोप के सर से हाथ हटा लिया कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। वो नेटो में उस तरीके से एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, वो शायद अफ़गानिस्तान को डिफरेंटली डील करना चाह रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स में ये भी हो सकता है, अब फ्रैंकली स्पीकिंग के ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान, यानी कि ख़बर में तो कहीं मौजूद नहीं है ना पाकिस्तान ISPR की तरफ से ये दावा सामने आया
ना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आया है, ना अमेरिका की तरफ से कोई ख़बर में ये बात आई है कि आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप को शायद उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आपको इस जंग में नहीं आना चाहिए और फुट ऑन ग्राउंड या बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने चाहिए या हमला नहीं करना चाहिए। ऐसी तो कोई चीज़ कहीं पर रिपोर्ट नहीं हुई। लेकिन ये भी एक फ़ैक्ट है कि इस मुलाकात के बाद ही ये खबर सामने आई कि उससे पहले तो अमरीकी जरीदे बड़े दावे कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग में कूदने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने तुलसी गैबर्ड को, अपनी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस को रिजेक्ट किया, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। वो भी अब ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब, ईरान तो वीक्स अवे है फ्रॉम मेकिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब। बट अब इसमें सवाल ये भी आ गया कि हो सकता है कि आपकी इस नॉमिनेशन की वजह से अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना गंदा किरदार भी अदा करें ईरान वाले मामले पर, जो हमारे अमेरिका ने करना है, इसराइल का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो और नेट सिक्योरिटी गारंटर तो अमेरिका है, बिल्कुल ऐसे वो शायद उस नहज पर ना जाएं जहां पर वो 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब B2 जी ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर गिराएं। हो सकता है कि वो उससे बाज रहें, क्योंकि आप देखें ना, अभी जो ग्रोसी जो डायरेक्टर हैं एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, उन्होंने जो यूएन को ब्रीफिंग दिया, उन्होंने ये कहा है कि अगर आप बुशहर और दीगर जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, वहाँ पर एक तो ये कि IAEA ने कभी ये कंफर्म नहीं किया कि ईरान की एनरिचमेंट का लेवल वो है या वो एटम बम बनाने पर काम कर रहा है और एटम बम बनने वाला है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कह रहा। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि भाई लेकिन वहाँ पर सेंट्रीफ्यूजेस एनरिचमेंट यूरेनियम पोरस्ट फॉर्म में मौजूद है, अगर वहाँ पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराया जाता है तो उससे रेडियो एक्टिविटी ताबकारी होगी। और फिर जो उन्होंने बयान अक़वाम मुत्तहिदा के जो गुज़श्ता रोज़ हुआ इजलास सिक्योरिटी काउंसिल का, उसमें उन्होंने ब्रीफ किया, उन्होंने कहा है कि उसका तो फिर असरात बियॉन्ड बॉर्डर्स होंगे। यूरोप में रीजन में सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा मामला। तो शायद इस अमन इनाम की नामजदगी के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप उस नहज पे जहाँ पर वो इतना लीथल बॉम्ब गिराने की बात चल रही थी, इंटेलिजेंस सोर्सेज को कोट करते हुए अमेरिकी मीडिया बड़े वसूख से ये रिपोर्ट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये फैसला करने वाले हैं और ये हो जाएगा। वो 2 हफ्ते के लिए तो पोस्टपोन हो गया, और इन 2 हफ्तों में अगर सफारतकारी की कामयाबी कोई हो जाती है, कुछ जगह गुंजाइश निकल आती है, तो हो सकता है कि मामला उस नहज पर ना जाए। बहरहाल आप एंटोनियो गुटेरेस का बयान देखें, यूएन सेक्रेटरी जनरल का, आप ग्रोसी की स्टेटमेंट देखें, बाकी लोगों की, एवरीबडी सेइंग कि एक आग ऐसी है जो फिर किसी के इख्तियार में नहीं रहेगी, सही, उसका जो असरात हैं वो बियॉन्ड बॉर्डर्स होंगे। तो ज़ाहिर है कि ये इस मुलाकात के ऊपर ब्लैक एंड वाइट तो चीज़ें नहीं हैं, ग्रे एरियाज़ हैं, तबसरे तज्ज़िये बहुत हो रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है, एक तो उसके हवाले से इसके बड़े दूररस गहरे असरात हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी उसकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के ख्वाजा आसिफ समेत बाकी उनकी हुकूमत जो है वो उस मुलाकात को बाकायदा ओन करते हुए और अपने लिए एक फ़ख्र और एज़ाज़ की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ न्यू थिंग विच इज़ हैपनिंग। और दूसरा जो नोबल अमन इनाम है, मेरा ख़्याल है कि ये फ़ैसले शायद अभी करने के नहीं हैं, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। इट कैन टर्न आउट टू बी अ गुड डिसीजन, और इक्वली चांस मौजूद है कि ये एक डिज़ास्ट्रस डिसीजन डाउन द लाइन साबित हो, लेकिन इसका फ़ैसला जो है वो तारीख़ करे। सही, बहुत शुक्रिया हिस्सा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।